दोस्तों, आपने प्रथम पार्ट देख लिया होगा। अब आपको मैं संविधान समिति में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया गए अंतिम भाषण का दूसरा भाग आपके सामने रख रहा हूँ। आइए देखें। वास्तव में मुझे जो श्रेय दिया गया है, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा प्रारूप तैयार किया, संविधान समिति के संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर BN राव उनके अंशतः भागीदार हैं। उस श्रेय का एक अंश प्रारूप समिति के सदस्यों को भी दिया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये लोग 141 दिन बैठक में उपस्थित थे और नए सूत्र खोजने की उनकी कुशलता के बिना और विविध मतों के बारे में सहिष्णुता रखते हुए उनका समावेश कर लेने की समर्थता के बिना संविधान की रचना करने के कार्य का इतना यशस्वी समारोह संभव नहीं था। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले प्रमुख श्री YSN मुखर्जी को सफलता का बड़ा हिस्सा जाना चाहिए। अत्यंत उलझे हुए प्रस्तावों को सुलभ व सुस्पष्ट कर कानून के रूप में रखने की उनकी योग्यता का जवाब नहीं है। कठोर परिश्रम करने के उनके सामर्थ्य की तुलना करना भी कठिन है। वे समिति की एक अमूल्य निधि हैं। उनकी सहायता के बिना संविधान को अंतिम रूप देने में इस समिति को कई वर्ष लग जाते। श्री मुखर्जी के साथ काम करने वाले कर्मचारियों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। उन्होंने खूब परिश्रम किया। मैंने देखा है कि कई बार तो आधी रात बीत जाने के बाद भी वह काम करते रहते थे। उनके परिश्रम व सहयोग के लिए मैं उन सबका आभार मानना चाहता हूँ। इसी समय तालियों की गड़गड़ाहट हुई। आगे, संविधान समिति केवल धूल सन्निपात होती, सीमेंट न लगाया हुआ उबड़ खाबड़ पथ होती, इसमें कोई काले कोई सफ़ेद पत्थर होते, इसका प्रत्येक सदस्य हम करें सो कायदा कहने वाला होता तो प्रारूप समिति को काम करना बहुत कठिन हो जाता। अंधाधुंधी के अलावा कुछ न हुआ होता। समिति के अंतर्गत कांग्रेस पक्ष के अस्तित्व के कारण अंधाधुंधी की स्थिति की संभावना शून्य हो गई। उस पक्ष ने कार्यवाही में व्यवस्थिता व अनुशासन का अहसास निर्माण किया। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही प्रारूप समिति संविधान समिति में प्रत्येक धारा व प्रत्येक संशोधन के भविष्य की विश्वासपूर्ण जानकारी के आधार पर संविधान के मार्गदर्शक का काम कर सकी। संविधान की प्रारूप समिति में सब व्यवस्थित चलने का श्रेय कांग्रेस को है। सारे सदस्यों ने अपने दल के अनुशासन के नियमों के अंतर्गत गर्दन हिलाई होती तो संविधान समिति की कार्यवाही निरुत्साही हुई होती। दलीय अनुशासन की कठोरता ने इस समिति को गर्दन हिलाने वालों का जमावड़ा बना दिया होता। सौभाग्य से विद्रोही सदस्य भी थे। उनमें श्री कामत, श्री PS देशमुख, श्री सिद्धवा, प्रो सक्सेना और पंडित ठाकुरदास भार्गव के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके साथ प्रो KT शाह और पंडित हृदयनाथ कुंजरू का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। इन लोगों द्वारा उठाए अधिकांश मुद्दे तत्व प्रणाली के थे। उनकी सूचनाओं को मैंने स्वीकार नहीं किया, पर उससे उनकी सूचनाओं का महत्व कम नहीं हो जाता अथवा समिति के कार्य को जीवंतता देने की उनकी कार्यवाही कम नहीं होती। मैं उनका आभारी हूँ। संविधान में अनुसूचित तत्वों को विशद करने का अवसर मुझे मिला, अन्यथा वह संभव न हो पाता। संविधान को पारित करने के यांत्रिक कार्य से वह अधिक महत्व का था। अध्यक्ष महोदय, इस समिति की कार्यवाही का नियमन आपने जिस प्रकार किया उसके लिए मुझे आपके आभार मानने चाहिए। समिति के सदस्यों के साथ आपने शालीनता का जो व्यवहार किया और उनका सम्मान किया, उसे इस समिति की कार्यवाही में भाग लेने वाले लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। प्रारूप समिति के संशोधनों में से
कुछ संशोधन शुद्ध प्राविधिक बातों के कारण परिवर्तित करने की मांग की गई। मेरे लिए वे क्षण अत्यंत चिंता के थे। इसलिए केवल कानूनी दृष्टिकोण के कारण संविधान की रचना के कार्य को पराजित करने की अनुमति न देने के लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ। मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और श्री टी कृष्णामाचारी ने संविधान का समर्थन जितना संभव था उतना किया है। इसलिए संविधान की गुणवत्ता की चर्चा मैं नहीं करता, क्योंकि मानता हूं कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हुआ तो भी उसे लागू करने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है वे यदि बुरे हुए तो संविधान भी बुरा हो जाता है। इसके विपरीत कोई संविधान बुरा है पर उसे लागू करने के लिए नियुक्त लोग अच्छे हुए तो संविधान अच्छा साबित होता है। संविधान की संपूर्ण कार्रवाई संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं होती। संविधान संसद, कार्यकारी संस्था और न्याय संस्था जैसे राजसत्ता के अवयवों की पूर्ति मात्र कर सकता है। इन अवयवों का कार्य जिन घटकों पर अवलंबित होता है, अर्थात लोग और उसकी इच्छा व राजनीति के साधन के लिए उनके द्वारा बनाए गए राजनीतिक दल, भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इसे कौन बता सकता है। वे अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए संविधान का सहारा लेंगे अथवा उसके लिए क्रांतिकारी मार्ग पसंद करेंगे। यह बताने के लिए किसी देवदूत की आवश्यकता नहीं है कि यदि उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग स्वीकार किया तो संविधान कितना भी अच्छा हो वह असफल रहेगा। इसलिए लोगों व उनके दलों द्वारा जिन भूमिकाओं को स्वीकार करने की संभावना है उनके संदर्भों के बिना संविधान के विषय में कोई निर्णायक राय देना व्यर्थ। संविधान का विरोध ज्यादातर दो समूहों, साम्यवादी व समाजवादियों की ओर से होता है। वे विरोध क्यों करते हैं? संविधान खराब होने के कारण करते हैं क्या? मैं कहता हूं नहीं। साम्यवादी दल को अखिल श्रमिक वर्ग की तानाशाही के तत्व पर आधारित संविधान चाहिए। समाजवादियों को दो बातें चाहिए। पहली बात यह है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो मुआवजा न देते हुए निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिकीकरण करने की स्वतंत्रता संविधान के तहत मिलनी चाहिए। दूसरा यह कि संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकार निरंकुश व अमर्यादित होने चाहिए, यानी यदि उनका दल सत्ता पर नहीं आ पाता है तो उन्हें केवल आलोचना करने की ही नहीं, राज्य सत्ता को उलटने की उच्छृंखल स्वतंत्रता मिलेगी। संविधान का विरोध दो मुद्दों पर होता है। वे दो मुख्य मुद्दे ये ही हैं। मैं यह नहीं मानता कि संसदीय लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की एकमेव आदर्श पद्धति है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नुकसान भरपाई किए बिना निजी संपत्ति जब्त न करने का तत्व इतना पवित्र है कि उससे जरा भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मैं यह भी नहीं कहता कि मूलभूत अधिकार कभी निरंकुश नहीं होंगे। उन पर लगाए गए बंधन कभी हटाए नहीं जा सकेंगे। मैं इतना ही कह रहा हूं कि संविधान में अनुसूचित तत्व सद्यकालीन पीढ़ी की राय है, और यदि यह आपको अत्युक्ति लगती हो तो इस संविधान समिति के सदस्यों की राय है। उन्हें संविधान में समाविष्ट करने के लिए प्रारूप समिति को दोष क्यों देते हैं? मैं तो कहूँगा कि इसके लिए संविधान समिति के सदस्यों को भी दोष क्यों दिया जाए। अमेरिका का संविधान बनाने में जिसने अत्यधिक महत्व की भूमिका निभाई, उस महान अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जेफरसन ने कुछ वजनदार विचार व्यक्त किए हैं, जिनकी अनदेखी संविधान बनाने वाले कभी कर नहीं सकेंगे। एक स्थान पर उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक पीढ़ी को एक अलग राष्ट्र मानना चाहिए, ऐसा राष्ट्र जो बहुसंख्यकों की इच्छा से स्वयं को बांधने का अधिकार रखता है,
पर भावी पीढ़ी को बांध करके रखने का अधिकार उसे नहीं है। जिस प्रकार दूसरे देश के नागरिकों को बांध कर रखने का उसे अधिकार नहीं होता। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा, राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित संस्थाओं और उन्हें चलाने के लिए जनता के विश्वास से नियुक्त लोग प्रामाणिक होंगे, ऐसा मानकर चला जाता है। ऐसा मानना कि इन संस्थाओं को अंत तक हाथ नहीं लगा सकते हैं अथवा उनमें सुधार करना संभव नहीं होगा, ऐसा किसी सम्राट के अत्याचार के विरुद्ध एक अच्छी परिणामकारी व्यवस्था हुई तो भी जब वह राष्ट्र के विरोध में खड़ी होती है तब सबसे हास्यास्पद सिद्ध होती है। अब आपने यहाँ तक सुना। अब मैं चाहूँगा कि इस भाषण का तीसरा पार्ट आप अगले एपिसोड में देखें। धन्यवाद।